हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया, यानी देखा जाए तो इतिहास का चैप्टर जो है 15 मार्च, जिसमें हम 18वीं सदी में भारत की स्थिति के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ में जो कंपटीशन तैयार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। खास तौर पे यूपीएससी जो एग्जाम तैयार कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ काफ़ी आपके लिए ज़रूरी भी है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Topic is the most important here, the rise of the regional politics and state. There is the most important topic here, the rises of the regional politics and the state. The chapter of understanding of 18th century India, there is the most important chapter. Here, the state that arose the India during the phase of Mughal decline and following century, roughly the 17 to 1850. The very greatly in the term of the source is longevity and the stability of character. Some of them, such as the Hyderabad in the south, was localized in on the area that had is a harbored to the regional state in the immediate of pre-Mughal period, and thus had to the order local and regional tradition of state formation. Other were states that had a more original character and derived from every specific process that had taken a policy in the course of the later 16th and 17th century. In a particular, many of the posts of Mughal state were based on the ethnics and sectarians is groupings, the Marathas, the Jats, and the Sikh. In due to course, their encouragement of the resign of embodiment to the local land and power holder to take up to the arm against external authority. However, the mature is able to and the confessed preventing this is a rebel from consolidating there is an interest into the effective challenge to the empire. They relied on the support from to the kinfolk and peasant and a smaller jamidar of their own caste. Each local group wanted to maximize it is a share of the prosperity at the expense of the other. The essence of imposing as the empirical symbol was inherent in the kind of power politics that emerged. Each of the contenders in the resign in the proportions to be strength located from outside is the opportunity to establish a dominance over to the other in the neighborhood, and they all the needed a kind of the legitimacy and which is a so conventionality the available in the long the accepted is the authorities of the Mughal Empire. They had no fear is a collectively accepting the symbolics is a hegemony of the Mughal center, which had come to coexist with there is a ambition. The gradually is a beacon of the center authority. Set in the motion are new types of provisional kingdom. Nobles with the ability of strength sought to be built a regional base from themselves. The Wazir is a chant is himself.
swayed the path, having to the failed to the reform the administration is a relinquished his office in 1723 and in October 1724 marched south and established the state of Hyderabad in a Deccan. The Mughal court as a chief concern at this stage was to be ensure the flow of the necessary revenue from their provenance and maintenance of at least the semblance of imperial unities. Seizing upon to the disintegration of the empire, the Marathas now to the began there is a northward expansion and overrun to the Malwa, Gujarat, and Bundelkhand, and then is a 38 to 39. Nadir is a Shah is a who is established himself as the ruler of Iran invaded India. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रीय राजनीति तथा राजाओं का उदय। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्षेत्रीय राजनीति तथा राजाओं का उदय किस प्रकार हुआ। कहते हैं मुगल साम्राज्य में देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति थे जिसके विषय में हमने चर्चा भी की। तो कहते हैं उसके पश्चात क्षेत्रीय राजनीति तथा राजाओं का उदय होना एक स्वाभाविक बात था। ये हम चैप्टर जो कर रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण की 18वीं शताब्दी के भारत की स्थिति। 18वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो भारत की क्या स्थिति थी, कैसी थी, तो इसी विषय में जो है हम जानने की कोशिश करेंगे और विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और प्रकाश डालेंगे उन सभी समस्याओं पर जो कि जो है मुगल एम्पायर को जो है ख़त्म करने, विघटन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और साथ में जो है राजाओं का उदय करने में, क्षेत्रीय राजाओं का उदय किन कारणों से हुआ इस पर भी हम प्रकाश यहाँ डालने की कोशिश करेंगे। कहते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में तथा उनकी बाद की शताब्दियों में अनुमानित देखा जाए तो 1700 से लेकर 1850 ईस्वी में जो कि काफ़ी समय इम्पोर्टेंट था और भारत में उदय हुआ और राज्य संसाधन और दीर्घकालिक तथा प्रधान क्षणों के आधार पर विभिन्न थे। इनमें से कुछ राज्य जैसे कि दक्षिण में हैदराबाद ऐसे क्षेत्र थे और स्थिति था जिससे आरंभिक मुगल काल में जो है स्वतंत्रता हासिल कर ली गई थी तथा राज्य निर्माण की एक स्थानीय तथा क्षेत्रीय परंपराओं को चलाने वाला बन गया था। अन्य राज्य वो थे जिनकी अपनी स्वाभाविक विशेषताएं थी तथा जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी की घटित बहुत ही विशेष पद्धतियों से पैदा हुए थे। विशेष रूप से उत्तर जो है मुगल काल में जो राज्य जातियों और सांप्रदायिक आधार पर आधारित थे जैसे मराठा, जाट और जो है सिख। देखा जाए तो इस समय जो 18वीं शताब्दी में उदय हुए उनमें से मराठा, जाट और सिख काफ़ी महत्वपूर्ण थे जिन्होंने जो है अपना जो है दबदबा क्षेत्रीय राजनीतिक में और राज्य का उदय होना स्वाभाविक बात कर दिया था। तो यानी देखा जाए तो मराठा, जाट और सिख काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इन तीन क्षेत्रीय राज्यों की वजह से कारण क्या हुआ, इसे फलस्वरूप इन क्षेत्रीय शक्तियों की समानता जो स्थिति है भूमि तथा शक्ति आधारित तो बाहरी अधिकारियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस दिया। यानी देखा जाए तो उन्होंने जो है शस्त्र उठाया उन सभी राजाओं के खिलाफ जो कि उन पे दुराचार किया करते थे। हालांकि परंपरा शत्रु तथा संघर्ष ने इन विद्रोह को अपने हितों को संगठित कर शासन के विरुद्ध आरंभिक चुनौती देने में बाधा उत्पन्न की। वो कहते हैं रिश्तेदारों, किसानों और अपनी जाति के छोटे जमींदारों के समर्थन पर भी निर्भर थी। तो ये जरूरी बात है। कहते हैं राजा और राज्य एक से नहीं चलता है, हर एक रिश्तेदार से चलता है, किसान से चलता है और अपनी जाति के जमींदारों समर्थन पर निर्भर करता है, तभी कोई राज्य जो है चलता है और फलता फूलता है। कहते हैं अपनों में अगर हम देखते हैं बैर होता है, चाहे अपने जो राज्य में जो लोग हैं जनता है उनमें कुछ बैर होती है तो राज्य चलाना स्वाभाविक बात नहीं रह जाती है और चलाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य हो जाता है। हर स्थानीय समूह अपनी जो है समृद्धि दूसरे की लागत पर बढ़ाना चाहता था। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि हर कोई जो है दूसरी की जो है चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहता है। तत्कालीन राजनीति में शाही प्रतीकों को महत्व देने की आवश्यकता जो है अनवांछित थी। यानी जो है एक के बाद एक था, यानी जन्मजात था, जिसको कह सकते हो वंशागत भी था। हर मुकाबला करने वाले शक्ति के क्षेत्र में अपनी शक्ति आंकता तथा अपने पड़ोसी राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए नए जो है मौके तलाशा करता था। इन राज्यों को एक प्रकार की वैधता की आवश्यकता थी जो मुगल बादशाह की सर्वकृति सत्ता में अपने से उपलब्ध हुए। उन्हें मुगलों के प्रत्यात्मक ज्योतित्व को स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का भय नहीं था जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को कम न कर सका। यानी सबकी कहते हैं ना, किसी भी राज्य का अगर विघटित हुआ है तो वहाँ के लोगों का महत्वाकांक्षाएँ थी
ठीक है। चाहे आज के समय में भी देख लीजिए, कहते हैं कोई क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्रीय नेता जीतता है, कोई भी पार्टी जीतती है, तो वहाँ पर जो है लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती है, और वो महत्वाकांक्षाओं पे आज जो है बड़े बड़े राजनीतिक नेता ने भी इस पे जो है मंथन करना शुरू कर दिया कि लोगों को क्या दे, क्या लालच दे, जिसके वजह से जो है वो हमें जिता दे। और आपने देखा भी होगा आज के समय में जो है जिन चीज़ की महंगाई बढ़ रही होती है, उन्हीं चीज़ों का जो है ये लोग नस पकड़ते हैं। जैसे देखिए बिजली का हो गया समस्या, पानी की समस्या हो गई, ठीक है, लोगों का यातायात की समस्या हो गई, तो इन्हीं पे लोग जोर दे रहे हैं। पुराने समय में होता था कि रोडों को जो है साफ़ सुथरा करवाते थे, अच्छे करते थे, अच्छे कंडीशन देते थे कि किसी लोगों का जो एक्सीडेंट ना हो, इससे बचाव हो जाए। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को फ्री करने के फिराक में है। पहले के समय में ये हमें समझाया जाता था कि हमें बिजली को बचाना चाहिए, क्योंकि जितने बिजली हम नष्ट करेंगे दूसरे घरों में उतना ही बिजली नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज देखिएगा सरकार ने कई क्षेत्र में जो है बिजली फ्री कर दिया है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, दिन भर जो है टीवी चलाते हैं, दिन भर उनका जो है लाइट जलती रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि जो 300 या 400 की यूनिट की बात ये लोग करते हैं फ्री करने की, ये आम गरीबों के लिए बहुत काफ़ी बड़ी होती है। ये कहते हैं 100 यूनिट तो मुश्किल से लोग चलाया करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे आज के समय में आया है, जिसको जो है आने वाला समय में बहुत ही गंभीर समस्याओं को पैदा करेगा, ये हम जानते हैं और ये आप भी जानते हो। तो यही बात यहाँ पर भी आता है कि लोगों की महत्वाकांक्षाओं जो होती है वो बर्बाद करके रख देती है। ठीक है, कहते हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का समान होता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम न कर सकी और वो बढ़ती चली गई। कहते हैं महत्वाकांक्षा कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। केंद्रीय सत्ता के जो है धीमे धीमे पतन से नए सरकार की क्षेत्रीय शक्ति को जन्म दे देता है। यानी देखा जाए केंद्रीय सत्ता अगर थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है तो केंद्रीय सत्ता का जो है पतन हो जाता है और क्षेत्रीय शक्ति का जो है जन्म हो जाता है। सक्षम तथा समृद्ध अमीरों ने अपने लिए राजनीतिक आधार बनाए। कहते हैं वजीर जो है चीन खिलच खान ने खुद यह मार्ग खोला। प्रशासन में सुधार करने में असफल रहने पर उसने जो है 1723 में कार्यालय त्याग दिया तथा जो अक्टूबर 1724 में हैदराबाद की स्थापना हेतु दक्षिण की ओर रुख कर दिया। मुगल दक्कन दरबारियों ने इस संबंध में चिंता जताते हुए क्षेत्र से निश्चित राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित करने का प्रयत्न भी किया, जिससे शाह एकता का रूप कायम रह सके। साम्राज्य के विघटन को देखते हुए मराठों ने जो है विस्तारवादी महत्वाकांक्षों को अमल में लाते हुए उत्तर की ओर जो है बढ़ना आरंभ कर दिया तथा मलवा, गुजरात और बुंदेलखंड को जीत लिया। तब जो है 1738 से 39 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर क्षेत्रीय राजाओं का उदय, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। The next topic is the most important arrive here, the Marathas power. There is the most important topic, Maratha arrive, the Marathas power is important. There is a no doubt that is a single most important power that emerged in the long as twilight of their Mughal dynasty as the Marathas. The most important Marathas warriors clan was of the princess is a Shivaji Bhosle and emerged as the most powerful figure in the southern politics. There is the most important here Shivaji Bhosle, and the good fortune of Shivaji did not fall to his son and successor Sambhaji and his younger brother Azamran, and from time the pair to the Marathas' power was on the decline. But a recovery was effected in the earlier 18th century in somewhat changed circumstances is a particular important phase in their respect in the region of Sahu, who is succeed is a Raja Ram in the 1708 and Sahu is resigned. Later the form of for decline up to the 1749, it was marked by there is a ascendance of the lineage of the Chittapavan Brahmans and minister, who eventually come to the control of central authorities in the Maratha state. The Bhosle is where to reduce a 5 grey head of the holdings their title of Peshwa is the chief minister. Peshwa is the chief minister, the first truly prominent figure of the line in Balaji Vishwanath, and Balaji Vishwanath, who had helped the Shahu in the rise of a power, and Vishwanath and successor is a Baji Rao. One is a Peshawar between the 1720 and 1740. The managed to be a bureaucratist of the Maratha state
to as a far great extent than had been to the case of under to the earlier Bhosle. Their systematic lies is the practice of the tribute as a gathering from the Mughal territory under the head of the Sardeshmukh, and the South as a two term is a responding to the proportion of the tribute or collected. They seem to be have a considering method of assessment and collection of the land revenue, and there are other taxes. On the line of the Mughals, such of the revenue is a terminology used in the document of the Peshwa, and the subordinate is derived from preparation. This is a suggest a greatest is a continuity between the Mughal and Maratha revenue practice. There is important, and the next year the Maratha Confederacy, there is important. By the close of Shahu has resigned a few power, Maratha kingdoms were in the complete control of their territories. This period was the development of the sophisticated network of trade, banking, and finance in the territories under the control. The banking house and the base at the Pune had there is a branches in Gujarat, Ganges valleys, and the south. Attention was also paid to the maritime affair. The Balaji Vishwanath took once some care of the cultivate Angus clan, and which control I fell to the vessels west of Colaba and other center of the west coast. And this ship pose a threat not only the new English settlement of Bombay, but is a protagonist as to Goa and Westins and the Daman. On the other hand, this is also emerged a far large dominance of activity away from the original, the heartland of the Marathas. Of these chiefs, there are most important were to the Gaekwads, is the Gaekwa, is the Sindhais, and the Holkars. Is also there where is the branches of the Bhosle family that is quoted as a Kolanpur and the Nagpur, and the main line is remained in the Deccan heartland at the Sataras. Let us examine there is the area of the influence. The most here. Next point, the Bhosle of Nagpur. There is important here. Unlike the Kolanpur is a Bhosle, is a Kolhapur Bhosle, and the descendant of the is a Mokozi and Thanakors is a both of whom is a claiming to state equal to that of Satara Raja. The line is a Nagpur was a clearly is a subordinate to be star ruler. Accurately figure from this line is a Raghozozis Bhosle is ruled to the 1727 to 55, who was responsible for the Maratha incursions and Bengal and Bihar in the 1714th century and the earlier 1750th century. The relation of his successor is a Janozis, Sabozi, and Madhozis, who with there is a Peshawar on the Satara land were wearing, and it is in the this is a sense that this is a dominance of the can be regarded as only closely is a confederated and other than to the tightly bonded together. The other subordinate rulers who is emerged under to the teachings and umbrella provided by the Sataras ruler and his Peshawars were equally somewhat the opportunities in their use of politics. The next year, the Gaywards as a Baroda. The Gaywards and gathering to the prominence in the 1720, and initially they were as a subordinate not only to be a Bhosle but also to be a powerful Dhaved family. However, was only after the death of the Shah who went to the power of the Peshawar was further enhanced. That is the position of the Gaywards and ruler improved. By the early 1750th century, there is a right on the large protection of the revenues of the Gujarat were recognized by the Peshawar. The expansion of there is a Mughal governor of the Gujarat province from his the capital of Ahmedabad in 1752 set the seal on the process. The Gaekwad is afforded to the however to establish their capital in the Baroda, causing to the agreement in the network of trade and conservation in the area. The rule at the Baroda in the Damazi is a in 1768 was followed by the period of the some Tamils, and there is a Gaywards still remain partly depend on the Pune and the Peshawar, especially to the intervenes in the moment of sensation crisis.
The eventually is a sensation of Damasis is a fatal Singh. Fateh Singh is ruled to 7071 to 89. Did not remain to allied to the Peshawar for the long in the later of 17th century to and earlier 17th 18th century. He is close to the ingots of the settlement with the English East India Company. With there is eventually is a lead to increasing of British interference in his affair. By the 18th centuries, there are British either than to Peshawar were to finally elevated and determined the sensation among to the Gaekwads who become a subordinate and the ruler under them into the 19th century. The next year, the Holkar of the Indore. In the case of the Holkars, their rise in the state and the wealth were particularly rapid and the market. Initially, they had a very is a little political power. However, by the 1730th century, their chief Malahar Roy is a Holkar as a consolidating his position. He was gated as a large share of the Chautha collection in the Malwa and eastern Gujarat and the Khandesh. Within a few years, is the Malhar Roy is consolidated his own principatings at Indore, from which his the successor is controlling important trade routes as well as the crucially tradings is the center of the Brahmpurs is after him the control of densities of fortune fell is largely to his son as a Vidho. Alayabai, who is ruled from the 1765 to 1794, and both is a Holkar power to great glorious. And the Nevanthanes is the who is ruled from there is a sensation could not be equal that of the next great chieftain to the family of the Sindhis. The next year, the Sindhis as a Gwalior. There is important. The Sindhis is a prominent place of himself in the northern India politics in the decline to the flowings. Their third battle of the Panipat is 1761. The third battle of Panipat is 1761. Again, like the Holkars, the Sindhis were based largely in the central India. The first Ujjain and other is from the last quarter of 18th century in Gwalior during the long reign of the Mahadai Sindhai 1761 to 94 family as a fortune were truly considered. Mahadai is a proved to the effective is invectives is a military commander. He by as the large number of Europeans is a soldier in this force. His power is great rapidly after the 1770s during there is the period of the managed to make a substantial to the road into the northern India that has been to the weakened by the Afghan attacks. He intervened with some effect in the Mughals court during there is a resign of the Shah Alam II. The Mughals kings made him to be deputy regent of the affair in their mid-17th century. His hero fell not only across the province of Delhi and Agra, but also on there is Rajasthan, Gujarat, making him to the most is a formidable is a Marathas leader of era. The Vasili and the East India Company were very acute in the dealings with him. His relation with the against Peshawar is a Nana Fateh versus is a Pune, where is a fight with the tension. Eventually, there is a momentum is generated by the Mahadazis could not be maintained by their successor. Daulat Roy is a Siddha is ruled to the 1794 to 1827, who was defeated by their British and forced by the Tudor in the 1803 to be surrounded. There is a territory both to be a northern and the west. The careers of the sum of this is a pentated is especially is a Mahadazi Sindha is insulated to the potencies of Mughal symbol even to the face of Mughal decline. For the instance, is after returning, there is important for returning is the Gwalior from the British. Mahadazis took care for have his is a control of a town and centration by the Mughal Empire. Equally to the Zazuli is granted there is the provinces and the title of granted to him be Shah Alam, such as Amir al-Umara and head of the Amirs. And the nanny sees a waking is the Metala, again. In his he was not alone. Instance in the 18th century,
of the state that abolished the thefts of our penitence of the allegiances to the Mughals are rare. Rather, there is a Mughal system of honor, and the title as well as the Mughal derive from the administrative terminology, and the ficus is a practice is a continue to the depth there a decline of the empirical power. जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मराठा शक्ति। देखिए मराठा शक्ति का उदय कहते हैं मुगल साम्राज्य के लिए एक चुनौती का सबब बन गया। यानी देखा जाए तो मुगल को चुनौती देने वालों में मराठा सबसे अव्वल नंबर पे थे। यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुगल वंश की लंबी जो अंतिम अवधि में जो एकल महत्वपूर्ण शक्ति उभरी वो मराठा शक्ति था। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुगल वंश को लंबी जो है अवधि तक जो है महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखा जाए तो मराठा था। मराठा योद्धाओं के सर्वाधिक प्रमुख कुल था भोसले का, यानी इनका कुल जो था भोसले परिवार से था, जिसमें जो है प्रथम जो है शिवाजी भोसले दक्षिण राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति बन के उभरे। यानी ये भोसले जो है परिवार से थे और इनका देखा जाए तो शिवाजी भोसले सबसे प्रथम थे। हालांकि शिवाजी जैसे सौभाग्य उनके पुत्र को नहीं मिला, यानी जो शिवाजी ने किया वो उनके पुत्रों को नहीं मिला, उनको भाइयों को भी प्राप्त नहीं हो सका। क्रमशः संभाजी तथा उनके छोटे भाई राजा राम एक समय तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मराठा शक्ति अपने पतन पर थी। यानी देखा जाए तो एक ऐसा समय अब भी आया जो लगा कि जैसे कि मराठा शक्ति खत्म सी हो जाएगी, किंतु आरंभिक 18वीं शताब्दी में कुछ परिवर्तन हुए तथा जो है मराठा शक्ति में सुधार की स्थिति बनी, जिसके वजह से जो है आगे भी ये चल पाए। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चरण जो था साहू शासन था, जो 1708 में राजा राम का उत्तराधिकारी बना। साहू ने 1749 ईस्वी तक 4 दशकों तक शासन किया, यानी 4 दशकों तक जो है शासन किया, और यह सबसे अवधि जो है पावन गोत्र के ब्राह्मण मंत्रियों के वर्चस्व के लिए जानी जाती है। ये जो थे क्रमशः महाराष्ट्र की राजनीति पर छा से गए थे। यानी देखा जाए तो इनके काफ़ी प्रभाव जो है महाराष्ट्र पर देखने को मिलता है। भोसले जो है शक्तिहीन हो गए थे और पेशावर की उपाधि धारण कर बालाजी विश्वनाथ पहली प्रमुख शक्तिगत के रूप में मिलते हैं, जिन्होंने शक्ति के उद्यम में साहू की सहायता की, और विश्वनाथ तथा उनके उत्तराधिकारी जो बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 के मध्य पेशावर ने जो है अधिकार तौर से जो है मराठा राज्य को अपने प्रवर्ती भोसले से कहीं अच्छा प्रबंधन देने में सक्षम रहे। उन्होंने मुगल क्षेत्रों से जो है शुल्क ग्रहण करने की प्रथा को भी व्यवस्थित किया तथा जो है सरदेशमुखी और चौथे दोनों शब्द जो है शुल्क संग्रह के अनुपात को बतलाते हैं क्या नाम इन्होंने दिया, और प्रतीत होता है कि इन्होंने भू राजस्व के मूल्यांकन तथा संग्रह करने के उपायों को ज़्यादा मजबूत इन्होंने किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगल ने जो है अपने क्षेत्रों में जो है शुल्क ग्रहण करने की प्रथा को व्यवस्थित किया, और कहते सदरमुखी और चौथे दोनों शब्दों का इन्होंने जो बेखूबी इन्होंने इस्तेमाल किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इन्हें सारे जो है पद्धति वो थे जो पहले मुगल अपनाया करते थे, यानी पेशवाओं तथा उनके अधीनस्थ की राष्ट्र संबंधी शब्दावली तथा अन्य काम काजातों की भाषा जो है फारसी भाषा से ही ली गई थी। यानी उन्होंने क्या किया, मुगल की सारी रणनीति को मराठों ने स्वयं भी उसका उपयोग करना शुरू किया। यानी सारे काम काज जो थे उनके फारसी में ही हुआ करते थे। वो मुगल तथा मराठी राजस्व परंपरा की व्यापक निरंतरता को दर्शासित करती थी, या प्रदर्शित करती थी। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि निरंतर इनको जो है प्रदर्शित किया करते थे। बात करें यदि मराठा राज्य संघ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि मराठा का राज्य संघ किस प्रकार की थी। साहू के शासनकाल के अंत तक जो है कुछ शक्तिशाली मराठे क्षेत्र उसके पुण्य नियंत्रण में थे। यानी देखा जाए तो साहू के जो है शासनकाल में बहुत सी जो है शक्तिशाली मराठा क्षेत्र में जो है पुण्य नियंत्रण में थे, और इस काल में उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र में व्यापार, बैंक तथा वित्त की प्रतिकृत क्षेत्र में विकास दिखाई देता है। पुणे आधारित जो है बैंक घरानों की कई शाखाएं गुजरात, गंगा घाटी तथा दक्षिण में भी थी। तटबंधीय कार्यों पर जो है ध्यान दिया गया, और बालाजी सी विश्वनाथ ने जो है अगेम कुल के प्रकृत करने में कुछ सावधानियां जरूर बरती, जो कोलंबो तथा अन्य पश्चिमी तटों पर जो है जहाज़ों को नियंत्रण करती थी। ये पोत न सिर्फ मुंबई में जो है नवस्थापित अंग्रेजी व्यवस्था के लिए, बल्कि गोवा, दमन तथा वेसन में भी पुर्तगालियों के लिए भी खतरा बन के उभरे। दूसरी ओर मूल मराठा केंद्र से काफ़ी दूर कई जो है गतिविधियों का संचालन किया करते थे, और इन सरदारों में सबसे महत्वपूर्ण थे गायकवाड़, सिद्धांत और जो होलकर।
भोसले परिवार की कुछ शाखाओं भी कोल्हापुर तथा नागपुर में फिर से स्थापित हुई, जबकि मुख्य धारा दक्कन के जो है केंद्र स्थल सतारा में रही, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो अगला पॉइंट भी है जो नागपुर के भोसले के साथ जोड़ता है, या नागपुर के जो है भोसले, कोल्हापुर के भोसले तथा जो है जारपुर के जो है बैम कोस जी के वंशा जो ने जो है सतारा राजाओं के समान हैसियत का दावा कर रहे थे। और के विपरीत जो है नागपुर की वंशावली सतारा शासकों को स्पष्ट रूप से जो है अधीनस्थ थी। और इस जो है वंशावली का सबसे प्रतापी शासक रघु जी भोसले, जो कि 1727 से 55 ईस्वी तक राज्य किया, यानी काफ़ी लंबा समय अवधि तक जो है राज्य इन्होंने किया। कहते हैं कि बंगाल तथा बिहार में मराठा साम्राज्य विस्तार का उत्तरदायी माना जाता है, यानी रघु जी भोसले को जो है मराठा साम्राज्य के जो है आगे बढ़ाने का सबसे इम्पोर्टेंट श्रेय जाता है। उनके उत्तराधिकारी जो है जनौजी, सवाजी और जो है मधु जी के संबंध पेशवा तथा सतारा वंशावली के साथ घटते बढ़ते रहे हैं और देखने को भी मिला है हमें। और उनके साथ जो है गरम जोशी बाल रिश्तों के स्थान पर जो है ढीली ढाली संधि रही। अन्य जो है अधीनस्थ जो है शासक जो सतारा शासकों को जो है छत्र छाया में फले फूले एवं पल्लवित हुए, उस सतारा शासकों तथा उनके पेशवाओं के प्रति अपनी राजनीति के उपायों में कुछ हद तक अवसरवादी भी साबित हुई, यानी अवसरवादी हुई। इसका मतलब है कि अवसर पे जो उन्होंने चौका मारा, यानी देखा जाए समय रहते उन्होंने बात किया, और कहते जब कंडीशन उनके फेवर में आया तो उन्होंने जो है अपना अधिकार जमा लिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। इसी को हम कहते हैं अवसरवादी। अवसरवादी होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आपको भी अवसरवादी होना चाहिए। जैसे अभी एग्ज़ाम का टाइम है, आपके लिए जो है वीडियो है, आपके लिए पढ़ना है, आपको लिखना है, तो एग्ज़ाम की आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ये आपके लिए होगा अवसर का जो है फ़ायदा उठाना। और जो बच्चे अभी भी आलसी की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, समझिए वो क्या कर पाएंगे एग्ज़ाम में। अगर अच्छा मार्क्स प्राप्त करना है तो अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आपको भी जो है अवसर जो मिला है उसको खोना नहीं है, गंवाना नहीं है। आप पढ़ोगे अपने लिए। कहते हैं माता पिता कोशिश करते हैं बच्चे अच्छे से अच्छे करें, लेकिन बच्चे जो होते हैं इस बात को नहीं समझते हैं। जब ये बड़े होते हैं तब इनको समझ में आता है कि माता पिता का जो है मतलब क्या था और वो क्या चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके पढ़ने पर ध्यान दो, जितना हो सके याद करो, समझो, और जो है एग्ज़ाम में अच्छे अंक भी प्राप्त करो। उसके आगे हमारा है बड़ोदरा के जो है गायकवाड़। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बड़ोदरा के गायकवाड़। गायकवाड़ ने अपनी उपस्थिति जो है 1720 ईस्वी में दर्ज करवाई थी, यानी देखा जाए तो इसका शासनकाल जो है 1720 में हमें देखने को मिलता है। आरंभ में वे न सिर्फ शक्तिशाली भोसले परिवार के बल्कि दवाधे परिवार के भी अधीनस्थ थे, यानी देखा जाए तो ये समकालीन थे दवाधे परिवार के भी। और ये शाहू की मृत्यु थी, यानी शाहू की मृत्यु थी जिसमें पेशावरों की शक्ति और बढ़ा दिया। कहते हैं पेशावर को जो है चुनौती देने वाला साहू थे, और जैसे साहू की मृत्यु हुई पेशावरों की शक्ति और भी बढ़ गई तथा गायकवाड़ों की स्थिति और भी बेहतर हो गई। और 1750 के पूर्वार्ध में गुजरात के राजस्व के बड़े हिस्से पर उनके अधिकार को भी पेशावर ने मान्यता दिया। और कहते 1752 में गुजरात क्षेत्र में मुगल शासक के अहमदाबाद से निकट जाने से इसी प्रणाली पर अपनी जो है मोहर लगा दी, और गायकवाड़ ने अपनी राजधानी बड़ोदरा में बनाई, जिससे उस क्षेत्र में व्यापार तथा उत्पादन के तंत्र का जो है पुनरीकरण हुआ। यानी देखा जाए तो गायकवाड़ ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बड़ोदरा में दामाजी के शासनकाल में, जो कि इनकी मृत्यु जो हो गई थी 1768 ईस्वी में हुआ था, के बाद कुछ हलचलों का युग माना जरूर गया। और कहते हैं गायकवाड़ यद्यपि पुणे तथा पेशावर पर आश्रित थे, विशेषकर उत्तराधिकारी संकट के मामले में, यानी कोई उत्तराधिकारी उनके पास नहीं था और जिसके कारण वो संकट में फंस गए थे। दामाजी के अंतिम उत्तराधिकारी जो थे फतेह सिंह थे, जो कि 1771 से जो है 89 ईस्वी के अंतर्गत अपने राज्य अधीन थे, और अधिक समय तक पेशवाओं का जो है सहयोग नहीं बना पाए वो। और 1770 के उत्तरार्ध के जो है 1780 के पूर्वार्ध में उसने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता कर लिया, जिससे धीरे धीरे सरकारी कामकाज में ब्रिटिश हस्तक्षेप में वृद्धि होती चली गई। देखिए अंग्रेज़ों को इन्होंने जो है प्रोत्साहित किया और अंग्रेज़ की जो है शक्ति काफ़ी वृद्धि हो गया, और राजाओं की शक्ति जो थी छीन होती चली गई। और सन 1800 शताब्दी तक जो है पेशावर के बदले अंग्रेजों ही उत्तराधिकारी के मामले पर निर्णायक होते थे। जैसे कि आपने देखा भी होगा झांसी की रानी का भी कुछ इसी तरह की दशा थी, जहाँ पर उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष झांसी की रानी कर रही थी। तो ऐसा ही
ब्रिटिश के कारण हुआ, पेशावरों को भी ऐसा ही हुआ, जो 19वीं शताब्दी में उनके अधीनस्थ शासक बन गए थे, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इस बात को जो है मैप में कैसे दर्शाया गया है और मैप में कितने क्षेत्र जो है किसके अधीन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भारत और मराठा का जो है संघ, राज्य का संघ किस प्रकार फैली हुई थी, कितने महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो बिहार, पटना, बंगाल, हुगली के क्षेत्र में जो है इसकी नज़र आती है और काफ़ी क्षेत्र जो है इनके अधीन थे। अगर हम और नीचे जाएं तो हम देखेंगे कि इस समय के जो मानचित्र है कुछ और ही दर्शा रही है। इस मैप में आप देख सकते हो कि क्षेत्र जो थी काफ़ी विस्तृत थी और काफ़ी क्षेत्रों में जो है इनका जो है प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और कहते हैं ये काफ़ी जो समृद्ध क्षेत्र भी थे, जिन क्षेत्रों में इनका जो है अपना उदय हुआ और इन्होंने जो है विकास किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है। हम मैप के अंतर्गत देख के इस बात को जो है एनालिसिस कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है इंदौर के हलकोर। देखिए इंदौर के हलकोर की बात करें तो उनका जो है पद तथा समृद्धि उल्लेखनीय रही। कहते आरंभ में उनके पास जो है बहुत ही कम राजनीतिक शक्ति थी। हालांकि 1730 तक उनके सरदार जो मल्हार राव होलकर ने अपनी स्थिति काफ़ी दृढ़ कर ली थी और ये चौथे संग्रह का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है मलबा जो है पूर्वी गुजरात तथा जो है खानदेश में प्रदान किया जाता था। और मल्हार जो है राव ने जो है इंदौर में स्वयं की सत्ता स्थापित भी की, जहां उनके उत्तराधिकारी ने मुख्य व्यापारिक मार्गों तथा जो है बुरहानपुर की प्रमुख जो है व्यापारिक केंद्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और उसके पश्चात उसके साम्राज्य का जो है नियंत्रण उसके पुत्र की विधवा के हाथों में चला गया था, यानी उसके पुत्र के विधवा के हाथों में चला गया था। कहते हाल तो बाई जिनका शासन 1765 से 1794 तक चला, हलकोर के गौरव की शिखर तक पहुंचाया, तथापि उनके उत्तराधिकारी अगले प्रधान सिंधिया परिवार के उत्तराधिकारी के बराबर नहीं हो सके, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं विधवा यानी एक पुत्र की विधवा के हाथों में चले जाना और शासन को अच्छे से चलाना, ये भी जो है औरतों की जो है शक्ति को जो है परिचालक के रूप में यहाँ दर्शा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ग्वालियर के सिंधिया। देखिए ग्वालियर के सिंधिया परिवार का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर सिंधिया वंश के उत्तर भारत की राजनीति में अपना स्थान जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध यानी 1761 के बाद के दशक में बना। कहते ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। होलकर की भी भांति सिंधिया भी मुख्य रूप से मध्य भारत में केंद्रित थे। पहले उज्जैन तथा जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद ग्वालियर में जो है महादाजी सिंधिया के लंबे शासनकाल में यानी 1761 से 1794 के दौरान यह वंश संगठित हुई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। कहते हैं महादाजी कुशल तथा नव परिवर्तनकारी सैन्य प्रशासक सिद्ध हुए। उन्होंने जो है अपनी सेवा में कई यूरोपीय सेनाओं को नियुक्त भी किया और 1770 के पश्चात उनकी शक्ति में अचानक काफ़ी वृद्धि भी हुई और इस अवधि के दौरान वह उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहे, जो अफगान हमलों के उपरांत कमज़ोर हो गया था। शाह आलम के द्वितीय के शासनकाल में दरबार में उसने अपने हस्तक्षेप द्वारा प्रभाव स्थापित किया था और 1780 के मध्य में जो है मुगल बादशाह ने उसे अपने कामकाज का जो है उपशासक भी नियुक्त किया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसका प्रभाव हमें जो है न सिर्फ दिल्ली और आगरा क्षेत्र में मिलता है, बल्कि वह राजस्थान तक गुजरात तक जो है विस्तृत था तथा उसे उस युग का सबसे प्रभावशाली मराठा शासक सिद्ध करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी उससे बात करते हैं समय उसकी काफ़ी सग रहते थे, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके जो है संबंध पेशावर नाना फडणवीस पुणे के साथ तनावों से पूर्ण थे और दुर्भाग्य से उसके उत्तराधिकारी उसके जितने जो है समक्ष नहीं हो पाए, यानी जितने में समक्ष होना उनके लिए था ही नहीं। तथा दौलत राव जो है सिंधिया जो 1794 से लेकर 1827 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा पराजित हुआ, 1803 में उत्तर दक्षिण के क्षेत्रों में समर्पण करने के बाध्य हो गए। कहते हैं ऐसे बहुत से राजा जो थे अंग्रेजों के धीरे धीरे अधीन होते चले गए। इन प्रभावी नेताओं की अवधि विशेषकर महादाजी सिंधिया की मुगल पतन के बावजूद मुगल प्रतीकों के प्रभाव को दर्शाता है। उदाहरण के लिए ग्वालियर को अंग्रेजों से मुक्त कराने के पश्चात जो है महादाजी ने मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त क्षेत्र पर नियंत्रण का जो है पुण्य ध्यान भी रखा। साथ ही उसने मुगलों द्वारा दिए गए विशेष अधिकार और जो है अवधियाँ तथा अमीर उर आमरा और अमीर प्रमुख तथा नायब वाकी ये मुल्क
उप प्रतिशासक धारण की। ऐसा करने वाला वह एकमात्र नहीं था। कहते 18वीं शताब्दी में मुगल प्रभुता को पूर्णतः कराने वाले उदाहरण विरल ही हैं। मुगल पतन के बावजूद भी जो है मुगल सम्मान तथा उपाधियां प्रदान करने का सिलसिला तथा मुगल प्रशासित शब्दवाली तथा वित्तीय प्रणाली का प्रचलन निरंतर होता ही रहा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि उसके बाद अंग्रेज़ों का जो है अधिकार हो गया। अंग्रेज़ों ने अपने जो है इन सबको जो है कठपुतली की तरह जो है करने लग गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है इनकी पतन हो जाना स्वाभाविक बात ही रहा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव जरूर कीजिए।